Students, today we are going to start the next unit, same unit in next chapter, molecular basis of inheritance. We have done the chapter genetics, under which law of inheritance we have done. Now, what is the basic molecular बेसिस जो जेनेटिक्स का बेस क्या है, किसकी वजह से जेनेटिक्स हो रही है, क्या वो चीज़ है, उसकी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो एक्चुअली वी नो दैट जेनेटिक मटेरियल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. यानी जो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा वही क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन हमने ये बाद में समझ लिया कि जीन है या फैक्टर है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ क्या है और उसकी कैसी स्ट्रक्चर है वो सब हम लोगों को अभी समझना बाकी है. तो हम लोग इस चैप्टर में उसका प्रॉपर उसकी केमिस्ट्री, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो हम लोगों को पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है. तो न्यूक्लिक एसिड वी नो वेरी वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA and DNA. DNA that means deoxyribonucleic acid. And DNA is found in all organism as a genetic material, but except in some virus. Some viruses have RNA also. तो वायरस में या तो DNA होता है या RNA होता है जेनेटिक मटेरियल. ऐसा कभी नहीं होता कि RNA के अंदर DNA भी हो या DNA भी हो और RNA भी हो, ऐसा नहीं होता. तो जेनेटिक मटेरियल उनमें केवल एक ही तरह का होता है. और जो RNA है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं. तो ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो है कुछ वायरसेस में मिलता है जिसको हम राइबो वायरस बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. RNA जो होता है और जैसे हम लोग हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यूकैरियोट्स हैं, तो जेनेटिक मटेरियल जो उनका मेन होता है वो DNA है. बट RNA जो है वो भी और तरह से हेल्प करता है, जैसे मैसेंजर की तरह हेल्प करता है, अडेप्टर की तरह हेल्प करता है. जैसे हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो वहाँ पर हम RNA के टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये RNA पूरे इनहेरिटेंस में, एक प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से हेल्पफुल होता है और किस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में असेंबली पॉइंट बनता है. और आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी हैं जिसमें जो कैटलिस्ट यानी जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं वो RNA भी हो सकते हैं बेसिकली. तो पहले हम जो है DNA की और चाहे RNA हो, इनका थोड़ा सा डाटा हम लोग आज पढ़ेंगे और उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. मुझे पता है आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से +1 में पढ़ा था, लेकिन +2 में इसका थोड़ा सा जो है पार्ट हमने रिकॉल करना है. तो जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं. तो द DNA इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि जो DNA है ये बॉडी में जो मिलता है उसका लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल है. बॉडी में इससे बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये पॉलीमर होता है, लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की. तो ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह रिप्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में. और जेनेटिक मटेरियल का मतलब है इट इज़ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी. अब इसकी डिस्कवरी की कुछ बात करते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले आइसोलेट किया था इन 1869 में फ्रेडरिच मेजर ने फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल. जो पस सेल होती है उसमें से सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल, उस वक्त इसको कोई नाम नहीं दिया था कि DNA है, RNA है. तो उस वक्त जो है उसको बोला कि भाई कोई एक न्यूक्लिक एसिड है. तो पस सेल होती है ल्यूकोसाइट्स. तो उस वक्त उसने उस जो न्यूक्लिक एसिड मिला था उसको उन्होंने न्यूक्लियन कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस से मिला था. तो इन 1884 हेड्रिक प्रपोज द न्यूक्लियन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. तो जो हेड्रिक थे उन्होंने कहा ये न्यूक्लियन ही है जो ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अल्टमैन ने इन 1889 में डिस्कवर कर दिया 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं और फिर बाद में उनको
डीएनए और आरएनए के नाम दिए गए। जो कॉर्नबर्ग थे उन्होंने सबसे पहले डीएनए को इन विट्रो सिंथेसाइज कर दिया इन 1957 में। अब थोड़ा सा हम लोग, जैसे ये सब हम लोग जानते ही हैं, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है वो नेक्ड डीएनए होता है। नेक्ड डीएनए का मतलब होता है जो डीएनए है वो जब पैक होता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और छोटी सी सेल के अंदर उसकी जब पैकिंग होती है तो उसमें प्रोटीन का बहुत मेजर रोल होता है। तो जब डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है तो उसको बोलते हैं नेक्ड डीएनए। और जो डीएनए है इस प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, और क्योंकि न्यूक्लियस तो इनके अंदर होता नहीं तो ये साइटोप्लाज्म में अच्छे से एम्बेडेड रहता है। और इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस जैसा है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है डीएनए मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है कि जो एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी की, तो और वो जो डीएनए है वो एक क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं, तो उससे अलग अगर किसी सेल के अंदर डीएनए मिलता है तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोट पे मिलता है वो सर्कुलर की फॉर्म में होता है और उसको प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में मिलता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियर डीएनए कह रहे हैं। और ये सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है। और दूसरी बात, जो ये बाद में जब क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है, +1 में आप लोगों ने पढ़ा था, तो क्रोमोसोम में बाद में कन्फर्म्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नेक्ड नहीं होता, और जब क्रोमोसोम की फॉर्म में ये आता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकिंग होकर के क्रोमोसोम बनाता है। और यूकैरियोटिक सेल में भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस से अलावा जो डीएनए है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो और जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड, तो उनमें भी एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, तो वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो यूकैरियोट्स में वो भी सर्कुलर ही होता है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की, और ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। तो अगर हमें जो है लेंथ डीएनए की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम, जैसे आपने कई बार ये डायग्राम देखा होगा, इस तरह से हम लंबे से ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर बना देते हैं और बीच में हम ये पेड़ दिखाते हैं। और शायद आपने कहीं नहीं, आपने +1 में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो है ए का टी के साथ जो है कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह सबका आपने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, जी का सी के साथ, ए का टी, जी सी, इस तरह से। तो अब ये जो है एक जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर है, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर है, एक न्यूक्लियोटाइड नीचे है, तो ये दोनों आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये क्या है? ये है एक बेस पेयर, तो इसको बोलते हैं। तो ये जो बेस पेयर है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, अगर हम इसको नंबर ऑफ जो बेस पेयर है उसको काउंट कर लेते हैं, और अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगी? इस पूरे डीएनए की लेंथ पता लग जाती है। तो लेंथ ऑफ डीएनए को निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ बेस पेयर और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कुछ डाटा है जो हमें याद करना होता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज 174 जो है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5336। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके अंदर होते हैं 48,502 बेस पेयर्स। और जो एक्सचेरिचिया कोलाई यानी कि ई कोलाई है उसके अंदर बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। और ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड अगर हम देखते हैं, हैप्लॉइड जो यानी एक सेट क्रोमोसोम का है वो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स उसके अंदर होते हैं।
तो ये था थोड़ा सा डीएनए के बारे में डाटा। और अब हम पढ़ेंगे डीएनए की कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हम लोग +1 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा समझेंगे। जो डीएनए होता है बेसिकली ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, या आप ये कह सकते हो इट इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होती है शुगर, बेसिकली पेंटोज शुगर होती है, और साथ में होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक बेस। वो प्यूरिन हो सकता है या पिरिमिडिन। तो अब हम समझेंगे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जैसे H3PO4, ये केमिकल इसका हो गया फॉर्मूला। और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इस डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हम इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, तो एसिड किसकी वजह से बोल रहे हैं कि यही जो ग्रुप है, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये डीएनए को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से जो है डीएनए की जो नेचर है वो एसिडिक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो 5 कार्बन जो शुगर है, यानी कि जिसको हम पेंटोज बोल रहे हैं, तो डीएनए में ये होती है डीऑक्सीराइबो और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स और पिरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन्स में होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। जो बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं, मैं नहीं कहती कि आप सब अच्छे बच्चे हैं, आपको सब याद रहता है, बट अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है कि प्यूरिन्स में एडेनिन था या ग्वानिन था, तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। जो पिरिमिडीन है, आप उसको ये समझिए कि पिरिमिडीन जो है बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हमने कट कर दिया। तो पिरिमिडीन को हम कट कर देंगे, तो कट यानी C4 साइटोसिन, U4 यूरेसिल एंड T4 थाइमिन। तो इससे आप कभी भूलोगे नहीं, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा सा क्या है कि जब डीएनए में 4 तरह के बेस होते हैं, जो भी न्यूक्लिक एसिड हो, तो जैसे डीएनए में प्यूरिन तो सब में एक कॉमन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन तो आरएनए और डीएनए में कॉमन है। लेकिन जो पिरिमिडीन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। जो डीएनए है उसमें साइटोसिन और थाइमिन होता है, ठीक है, और जो आरएनए होता है वहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। कहने का मतलब क्या है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तीनों तो कॉमन रहते हैं दोनों में, लेकिन थाइमिन मिलता है डीएनए में और यूरेसिल मिलता है आरएनए में। अब मैंने आपको समझाना है क्योंकि देखो पहले हमने क्या कहा, डीएनए क्या है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो एक न्यूक्लियोटाइड को समझा, एक न्यूक्लियोटाइड में समझा कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है। या आप ये कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो पॉलीमर है न्यूक्लियोसाइड की। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, पॉलीमर नहीं कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनती है न्यूक्लियोसाइड से। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, अगर पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है, अभी फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, खाली पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, तो आप इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड। या दूसरे फॉर्म में आप समझ सकते हो, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो क्या बचा, न्यूक्लियोसाइड। अब हम 1 बाय 1 इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जो राइबोज शुगर है वो पेंटोज है, तो ये 5 कार्बन वाली है, इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए बताया है कि इसमें क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है और ये जो है यहाँ पर डीऑक्सी, यानी कि इसका जो ऑक्सीजन है वो निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये बन गई डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बाकी तो स्ट्रक्चर सेम रहेगी, 5 कार्बन वाला है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हो OH है, H है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क है, यहाँ OH आएगा, यहाँ पर H आएगा। इसके बाद नाइट्रोजन बेस के बारे में देखते हैं। जो नाइट्रोजन बेस हैं, जैसे प्यूरिन्स हैं, तो प्यूरिन्स 9 मेंबर रिंग है,
और 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रिंग आती है, दिख रहे हैं आप, ये 2 रिंग है और 9 मेंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हाँ 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 2 रिंग की है, डाइसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस है। और कहाँ से जुड़ी हैं ये दोनों रिंग? 4 और 5 पोजीशंस पे जुड़ी हुई हैं। और जो नाइट्रोजन है कहाँ, कौन कौन सी पोजीशन पे बताइए आप? एक तो पहली पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे है और 7वीं और 9वीं, पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन है इस रिंग के अंदर। और इसमें प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अब यहाँ पर आपने जो डीएनए और आरएनए दोनों में ही आपको पता है कॉमन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। इसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनके स्ट्रक्चर को याद करना, बस आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। पिरिमिडीन जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन बेस हैं और मोनोसाइकिल है, यानी एक ही साइकिल इनके अंदर होती है। और जो नाइट्रोजन है अब कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 6 मेंबर का है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 3 पोजीशन पे, तो 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। और कट मैंने आपको बताया ही है, याद करने का तरीका, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यूरेसिल आरएनए में मिलती है थायमिन की जगह से। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अच्छा, यूरेसिल और थायमिन में बहुत छोटा सा फ़र्क है। जो 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है मिथाइल ग्रुप ने, तो ये बन गया थायमिन। तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है इसमें, थायमिन में एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होता है यूरेसिल से, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में होता है H3PO4, इसका फॉर्मूला है। और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो फॉस्फोरस सेंट्रल फॉस्फोरस है उसमें 3 होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 होता है ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से अब क्या होता है, इसमें चार्ज आ जाता है, जो क्योंकि ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ ले लेगा, तो इससे थोड़ा सा चार्ज आता है। और इसी की वजह से ही डीएनए की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स जो हैं डीएनए के वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।